नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू के अंदर 3-4 खबरें आज भी जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि कांग्रेस ने जो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रमन भल्ला है उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पहली एक बहुत बड़ी खबर है आज की। और उसके बाद जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने आज रात 12 बजे के बाद वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उन्होंने कोई भी फॉल्ट आ गया इस बीच में तो वो कोई काम नहीं करेंगे। उनकी बहुत सी डिमांड्स है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और डिलिमिटेशन की जो 20 तारीख को मीटिंग हो रही है होटल अशोक में, गुपकार जो अलायंस है उन्होंने 21 तारीख को अपनी एक नई मीटिंग बुलाई है। कोई नया पैंतरा उसके बाद वो दिखाना चाहते हैं शायद। और एक नया कानून आया है जो कृषि भूमि है उसे कृषि के अलावा दूसरी किसी के लिए भी अभियोग में ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। तो सबसे हम बात करते हैं कि कांग्रेस के अंदर काफी दिनों से खींचातानी चल रही थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आजाद वर्ग एक अलग था और दूसरा वर्ग अलग था। पता नहीं चल रहा था कि सही कांग्रेस वाले कौन से दूसरे कांग्रेस वाले हैं। लेकिन इसमें से जो कल एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं रमन भल्ला, इनका काफी जम्मू के अंदर उनका नाम है और मंत्री भी रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट थे प्रदेश कांग्रेस के, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और जो एक बहुत देर के बाद जम्मू के अंदर जम्मू के किसी नेता को कांग्रेस ने ये कार्य सौंपा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हालांकि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो इस प्रकार के 2 बार हालात बने, 2 बार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए जम्मू से। तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब ये है कि अगर रमन भल्ला को इस मौजूदा मीर वर्सेस आज़ाद की लड़ाई के अंदर ये जिम्मेदारी दी गई है तो इससे सहज समझा जा सकता है कि पार्टी आलाकमान रमन भल्ला के शक्ल में यहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देख रही है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि अगर कल को असेंबली चुनाव होते हैं तो इसमें रमन भल्ला की बेहद अहम भूमिका रहेगी। और इस नाते भी, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले दिनों राहुल गांधी यहाँ आए थे और एक जनसभा हुई थी सत्यम रिजॉर्ट में, तो उस वक्त जो लोग जुटे थे उसमें भारी भीड़ थी, लेकिन 90% लोग रमन भल्ला समर्थित थे। और रमन भल्ला के ताकत, क्षमता और वो कितने बड़े ऑर्गेनाइजर हैं और कितने बड़े पार्टी को मजबूत करने वाली शख्सियत हैं, इसका एहसास राहुल गांधी को उसी दिन हो गया था। और राहुल गांधी ने उसी दिन निश्चय किया था कि इनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार गुलाम नबी आज़ाद लगातार जी कभी अपने समर्थकों से इस्तीफा दिलवाते हैं, अलग रैलियां करते हैं, चीते इस बना के पार्टी आलाकमान पर हमले करवाते हैं, तो उससे साफ लगना शुरू हो गया था कि अब आज़ाद लगातार हाशिए पे चले जाएंगे। और 4 जिस तरह इस्तीफे हुए उनके समर्थकों के, पदाधिकारियों के, उससे स्पष्ट हो गया कि पार्टी आलाकमान का अब मूड जो है आज़ाद को बख्शने के दिखाई नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में अगर रमन भल्ला को जिम्मेदारी दी गई है तो इसके राजनीतिक मायने बहुत व्यापक हैं, छोटे मायने नहीं है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में रमन भल्ला को और बड़े परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में देखने का मौका। बिल्कुल सही कहा। और रमन भल्ला की बात सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक छोटे वर्कर से, सबसे पहले कांग्रेस के छोटे से वर्कर थे और उससे चलते चलते इस पद पर पहुंचे हैं। और आज जिस वक्त जब उनका ये नियुक्ति हुई है उसके बाद लोगों की तांता लगा हुआ है उनके घर उनको मुबारकबाद देने के लिए। और उन्होंने भी सुबह जाके पहले बावे वाली माता के जाके माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद वो गुरुद्वारा गए, वहाँ पे जाके उन्होंने माथा टेका। एक नई योजनाओं के साथ वो आगे कदम बढ़ाएंगे और लगता भी है कि उनको कांग्रेस की तरफ से जो लोकल यहाँ के वर्कर्स हैं उनका भी अच्छा सहयोग मिलेगा। वो पैराशूट नेता नहीं है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के, जो बिजली डिपार्टमेंट है उनके वर्कर्स जो हैं उन्होंने फैसला किया कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं। उनकी बहुत देर से डिमांड थी। उनका तो एक वेतन नहीं उनको मिल रहा था,
दूसरा जो अस्थाई थे उनको स्थायी नहीं किया जा रहा था, उनकी नियुक्तियां हो ही नहीं रही। आज से नहीं, बड़ी बहुत देर से इनकी लड़ाई चल रही है डिपार्टमेंट के साथ, और डिपार्टमेंट ने कई बार इन्होंने हड़तालें भी की। और मैं इनके बहुत बड़े नेता शक्ति गुप्ता, उन्होंने इस बात को लेके बहुत बार सरकार के साथ लड़ाई की और बहुत बार कुछ काम भी करवाए उन्होंने, कुछ नहीं बहुत से काम करवाए। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से डेली वेजेस ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में भी अगर काम कर रहे हैं तो वो ही कर रहे हैं, डेली वेजर वाले कर रहे हैं। पोल पे चढ़ते हैं वो चढ़ते हैं, किसी वायर को हाथ लगाते हैं तो वो करते हैं, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर का काम करते हैं तो वो कर रहे हैं, सारा काम वो ही कर रहे हैं और उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है। और एक नहीं, उनमें से बहुत से बेचारे ऑन ड्यूटी मारे गए हैं, लेकिन उनको भी वो फायदे नहीं मिले। उन सब चीजों को लेके इन्होंने हड़ताल का फैसला किया है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये देखिए, ये इत्तेफाक है कि मैं सुन रहा था कल एक बड़े लीडर की बात, इनके पीडीडी है, उनका कहना है कि ये मसला इनका 2016 से शुरू हुआ है और 2016 में पीडीपी और भाजपा की सरकार थी। तो मैं समझता हूँ कि उस दौर से ये चलता आ रहा मसला है। ये तो कह रहे हैं वेतन विसंगतियाँ हैं, हमारी जो प्रॉपर वेतन होना चाहिए वो तरीके का वेतन नहीं है। और जो सरकार ये प्राइवेटाइजेशन जो करने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है, कहते हैं ये अंतिम हथौड़ा है हमारे पर, हमें ख़त्म करने का। और नौकरियां जो अस्थायी हैं उनको स्थायी नहीं किया जा रहा। इसके अलावा और भी उनकी मांगे हैं। तो कह रहे हैं ये हम जब तंग आ चुके हैं, पक चुके हैं सरकार की बार बार झूठे वायदों से, तो हमें मजबूरी ये कदम उठाना पड़ा है। तो आपने ठीक कहा कि रात 12 के बाद वो हड़ताल पे चले आएंगे। अगर मान लीजिए किसी के इलाके में बिजली का बड़ा फॉल्ट आता है तो लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि जो इमरजेंसी सेवा हैं, जैसे अस्पताल की सेवाएं हैं, उसमें हम सहयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ मानवीय दृष्टिकोण अहम होता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की कथनी और करनी में साफ तौर पे अंतर दिखाई दे रहा है। अब सरकार को चाहिए आगे आकर ये कल को स्थिति और तकलीफ दे बने आम लोगों के लिए, प्रशासन के लिए और चुनौती बड़ी बने, तो उससे बेहतर है कि बैठ के यूनियन से बात करें और इसका एक वे ऑफ निकालें। अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है तो कम से कम जो इनकी बारे में सोचे, इनका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर में ये कहाँ जाएंगे, किस तरह रहेंगे। अभी तक वो अस्थायी हैं, 10-10 साल 15-15 साल से अस्थायी बैठे हुए हैं, उनको नियुक्तियां नहीं, परमानेंट नहीं कर पाए। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद इनकी क्या पोजीशन होगी, इनके साथ बैठ के क्लियर करना चाहिए। नहीं, सरकार प्राइवेटाइजेशन पे क्यों इतना जोर दे रही है, हमें ये भी समझ नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं 2 दिन से लगातार बैंक के लाखों कर्मचारी नौकरी खत्म कर दी जाए, सारा प्राइवेटाइज के हाथ दे दी जाए, ताकि लाला कान पकड़े और बाहर निकाल दे जब चाहे मुलाजम को। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और इनकी मांगों तो मानना ही चाहिए, जो इनके स्थायी से अस्थायी करना, वेतन विसंगतियों के मुद्दे हैं या दूसरे हैं। लेकिन हर चीज का हल प्राइवेटाइजेशन नहीं है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर आपको सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी में दोनों को बना के रखना पड़ता है, ताकि दोनों की जब प्रतिस्पर्धा होगी तो नतीजे अच्छे आएंगे। आप एक पक्ष को मजबूत करते जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर तो कल को ताकतवर होगा, वो अपनी मर्जी से सेवाएं देगा, अपने रेट पर सेवाएं देगा, चाहेगा देगा, चाहेगा नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ वो आम जनता के हित में ये निर्णय नहीं है। इससे सरकार को लाजमी तौर पर गौरव करनी, और जो इनके पीडीडी जो यूनियन के नेता हैं वो जो मांग कर रहे हैं उस पर उपराज्यपाल साहब को गौर करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को बुला कर नेताओं से बात करके एक को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक कृषि भूमि पर एक नया कानून बना, जो कृषि भूमि है उसको गैर कृषि कार्य के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक तो हमारे यहाँ यही था कि जो कृषि भूमि है उसको कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, वो सब कृषि के लिए काम आएगी। लेकिन अगर ये गैर कृषि कार्यों के लिए आएगी तो हमारी ज़मीन पहले ही कितनी बची है। हमारी बहुत सी पहले कानून होने के बावजूद भी नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। कृषि आम लफ्ज़ों में हम कहा जाए तो हमारी ज़मीन में अनाज की जगह मकान उगते जा रहे हैं। तो अभी कानून तो पूरी तरह सामने उसका पूरा ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये एक आने वाले दिनों में एक बहुत ही मुश्किलात हो जाएगी। जब हमारा जो
जिस नाम से जम्मू मशहूर है, हमारे आरसपुरा की बासमती है, जिस तरह से हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल। हमने बॉर्डर के ऊपर मीटिंग रिट्रीट वगैरह की है, तो उसी वक्त से लोगों की नज़रें जो हैं उस रोड की दोनों तरफ की ज़मीनों पर थी कि जहाँ टूरिज्म का जब आना शुरू हो जाएगा तो फ्लो शुरू हो जाएगा, तो हम ये ज़मीनें जो है सारी की सारी ये खरीद के यहाँ पे इसको उनके लिए डेवलप करेंगे। तो नेचुरली जब ये सारी ज़मीन आपकी कृषि भूमि खत्म होती जाएगी तो आपका जो वो बासमती नाम की चीज़ कहाँ रहेगी, तो बाकी चीज़ें कहाँ रहेंगी। मसला देखिए, बासमती तो एक है ही यहाँ का उत्पाद, एक मशहूर। लोग अपना आजीविका कैसे चलाएंगे, कैसे सबसे चलाएंगे? बड़ी बात यह है। आने वाली जो पुश्तें हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगी। हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खेल है, कोट एंड कोट साजिश है। ये यहाँ की जो आपने ठीक कहा, जिस प्रकार सुचेतगढ़ को डेवलप किया जा रहा है पर्यटन के तौर पर, और सड़कें विकसित की जा रही हैं, उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये जो लैंड चेंज यूज की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक गेम प्लान है, और जो यहाँ के लोगों को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। क्योंकि जो गरीब किसान है उसको जब 4 पैसे फालतू मिलेंगे, वो लोभ लालच में उसको बेच देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आने वाले दिनों में उसके आने वाले लोगों का क्या भविष्य है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को, यहाँ के लोगों को खास तौर से इस विषय पर, ये जो ड्राफ्ट आ रहा है, जो बिल आ रहा है, जो कानून लाया जा रहा है, इस पे विचार करना चाहिए, और इस पे एकजुट होकर एक मन बनाकर सरकार से बात करनी चाहिए। सीसी अभी इसका हमने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है इसके ड्राफ्ट के बारे में, लेकिन जब कंप्लीट सामने आ जाता है तो उसको देखने के बाद इस पर हम फिर विस्तार से एक बार चर्चा करें। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।